अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब ठीक है? अच्छा, तो लास्ट हमने ना पिज़्ज़ा ऐप की यूआई पे ही काम किया था, ठीक है। और हमने एक स्क्रीन जो है वो कंप्लीट बनाई थी, ठीक है। तो आज जो है ना हम थोड़ा सा यूआई को स्किप करते हुए दूसरी चीज़ें देखेंगे, जिसमें कुछ लाइब्रेरीज। सबसे पहले चीज़ हम देख लेंगे रिएक्ट नेटिव में आइकन्स किस तरह लगाए जाते हैं। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन एक लाइब्रेरी मैंने आपको बताई थी, ये ठीक है। तो ये यूज होती है आइकन्स के लिए। अच्छा, ये दो तीन लाइब्रेरी मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो इसको ना बड़ा फोकस से समझिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, कोई भी हार्डवेयर को यूज करने के लिए, ठीक है, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो इसी तरीके से होती है कि भाई एंड्रॉयड में जाके आपको चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं, आईओएस में जाके आपको चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं अगर आप आईओएस ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तरीका सेम है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हज़ारों पैकेजेस हैं, हज़ारों लाइब्रेरीज हैं इस तरह की जो हम यूज़ करते हैं। तो सारी नहीं देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो एक दो लाइब्रेरी भी हमने समझ ली ना कि यार इस तरह से होता है काम, तो हमारे लिए काफ़ी होगा। फिर हम आगे ऐप बनाते वक्त कोई भी लाइब्रेरी खुद से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर वेक्टर आइकन्स में तो इतनी ज़्यादा कन्फिगरेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है ना हम कैमरा वगैरह यूज़ करके देखते हैं, सही है। तो रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ये जो है हमारे पास लाइब्रेरी आइकन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें देखें लिंक भी दिया हुआ है, एक्सप्लोर ऑल आइकन। इस लाइब्रेरी का बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी भी आइकन्स की लाइब्रेरी है ना, आर्ट डिज़ाइन के आइकन्स होते हैं, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं आइकन की ना। तो इसने क्या कर दिया, देखें इन्वांटो के होते हैं, मटेरियल के होते हैं, तो इसने क्या कर दिया, सबको मर्ज करके एक पैकेज बना दिया कि भाई हर लाइब्रेरी के आइकन ना आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ना फेसबुक का आइकन चाहिए अगर, ठीक है ना, तो देखिए फेसबुक का आइकन आपको आर्ट डिज़ाइन से भी मिल रहा है, आपको इन टाइपों से भी मिल रहा है, एवेल आइकन से भी मिल रहा है, ठीक है, फेजर से भी मिल रहा है, फॉन्ट ऑसम से भी मिल रहा है। तो ये सारे मतलब जितने भी आइकन्स प्रोवाइडर हैं सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये लाइब्रेरी सबसे पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और मैं शुरू से यही यूज़ कर रहा हूँ आइकन्स के लिए ना। और अपडेटेड है, अच्छे खासे देखें इसके डाउनलोड्स हैं, और लास्ट वर्जन इसका जो है इसी महीना 1 महीने पहले आया है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है पब्लिश्ड अ मंथ अगो, ठीक है ना। तो कोई भी लाइब्रेरी यूज़ की जाए तो यही चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई उसके डाउनलोड्स कितने हैं वीकली, उसके वो आखिरी वर्जन उसका कब आया है। दूसरा क्या देखते हैं हम कि गिटहब के पेज पे जाके स्टार्स कितने हैं, इशूज़ कितने हैं, ठीक है। देखिए इशूज़ 130 जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। स्टार्स इसके अच्छे खासे हैं, 17,500 के करीब, ठीक है ना। तो एक्टिवली इसके ऊपर लोग काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब हम थोड़ा देख लेते हैं यूज़ कैसे करें, और पहले हम जो है ना अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। यही वाला कर लेते हैं पिज़्ज़ा ऐप जो हम बना रहे थे। सही। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं प्रोजेक्ट चलाने से कि इसको इंस्टॉल वगैरह कर देते हैं, सेटअप कर लेते हैं, और फिर जो है ना इसकी चीज़ें करते हैं बाकी। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए हम यार्न यूज़ करते हैं, यार्न ऐड रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद वाली जो चीज़ें हैं ना वो समझने वाली हैं, ठीक है। अब देखें इसमें इंस्टॉलेशन के नीचे इन्होंने दिया हुआ है iOS सेटअप और साथ में एंड्रॉयड सेटअप, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एंड्रॉयड सेटअप कर रहे हैं ना। अच्छा, नीचे वाला मैनुअल है,
तो आपको ये दो चीजें करनी है बस, और आपके जो आइकन्स है वो सेटअप हो जाएंगे। सही। तो अब क्या करते हैं हम, ये हमने इंस्टॉल कर लिया और ये बोल रहा है कि भाई आप जो है ना एडिट करो एंड्रॉइड के अंदर ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर के अंदर build.gradle है एक फाइल। ठीक है। अच्छा, build.gradle ना आपके पास दो होती हैं, एक एंड्रॉइड के अंदर होती है और एक जो है ना एंड्रॉइड ऐप के अंदर होती है। ठीक है, दोनों का अलग अलग पर्पज है। एंड्रॉइड के अंदर वाली जो होती है ना उसमें हमारी एंड्रॉइड की स्पेसिफिकेशन, एसडीके वर्जन और ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, और ऐप के अंदर जो होती है इसमें हमारे पैकेजेस वगैरह जो एंड्रॉइड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो देखिए एंड्रॉइड का फोल्डर हम खोलेंगे, जूम कर देते हैं थोड़ा। तो एक ये build.gradle है, इसमें देखिए आपको सारे एसडीके वर्जन वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, और ये ऐप के अंदर एक build.gradle है, इसमें सारे पैकेजेस वगैरह आपको शो होते हैं। सही। अच्छा, इस फाइल में इसने बोला है कि भाई आप क्या करना, ये वाली लाइन ऐड कर देना। ठीक है, ठीक है। तो आप टॉप पे ही देखिए ऊपर पहले से अप्लाई लिखा हुआ था, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, इसी के नीचे हमने ये वाली चीज भी ऐड कर दी। सेट है। फिर क्या बोला, टू कस्टमाइज द फॉन्ट बीइंग कॉपीड यूज। ठीक है, ये कस्टमाइज करने के लिए ना कि अगर कोई आपको स्पेसिफिक फॉन्ट डिफाइन करना हो तो आप इस तरह इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, वरना ये बस ऊपर वाली लाइन जो है ना ये काफ़ी है। ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं करना, ये मैनुअल सेटअप है। ठीक है, और आगे जो है हमें कुछ भी नहीं करना, तो हम क्या करते हैं बस अपने प्रोजेक्ट को अब चलाते हैं। तो इस तरह कुछ लाइब्रेरीज होंगी जो एंड्रॉइड में काफ़ी सारी फाइल्स के अंदर हमें चेंज करने को बोले कि इस फाइल में जाके भाई ये चेंज करना है, फिर परमिशंस की चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऐड तो हो गया था, हमें रन करना था। अच्छा, फिर जो है अच्छा दो तीन अगर पैकेजेस आप एक साथ कर रहे हो ना तो एक एक करके करते हैं हमेशा, कि जैसे अब मुझे रिग्नेटिव वेक्टर आइकन, कैमरा, ये चीज़ें यूज़ करनी थी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले वेक्टर आइकन करूँगा, फिर प्रोजेक्ट को रन करके देखूँगा, फिर दूसरी चीज़ करूँगा। ठीक है, एक एक करके, और प्रोजेक्ट को बार बार हमें चला के देखना है। अगर पैकेज इंस्टॉलेशन में या कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू आया होगा तो ये बिल्ड होने के टाइम पे यहाँ पे वो हमें शो हो जाएगा क्या ये इशू आ रहा है, तो इसको फिक्स करें। ठीक है, और अगर बिल्ड सक्सेसफुल हो गई तो इसका मतलब जो है वो पैकेज जो है हमारे पास हो गया है, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, फिर हम दूसरा पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम जो है ना वो प्रॉपर होता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद जो है ना कैमरा नहीं बल्कि हम देख लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यूआई पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, रिएक्ट नेविगेशन। ठीक है, जैसे रिएक्ट में राउटिंग होती है, इसमें रिएक्ट नेविगेशन मल्टीपल स्क्रीन्स बनाने के लिए, तो इसको हम देखते हैं इसके बाद। अच्छा, कोई भी डिवाइस हमने कनेक्ट नहीं की तो इस वजह से उसने बोल दिया कि भाई नो कनेक्टेड डिवाइसेस। एमुलेटर चला लेते हैं। अच्छा देखें, एरर जो भी आए ना आपके पास, आपने एरर को समझना है। ठीक है, और जहाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, और इसी के नीचे आपको जो है ना एरर पता चल जाता है, जो भी एरर आता है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि भाई नो डिवाइसेस फाउंड, नो कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि भाई हमारे पीसी के साथ कोई डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, या बेहतर है कि जब पहले डिवाइस वगैरह कनेक्ट हो जाए तो हम उसको चेक कर लें पहले। किस तरह चेक कर लें, एडीबी डिवाइसेस के थ्रू चेक कर लें कि भाई कोई डिवाइस कनेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, इससे हमने चेक किया तो अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइस आ गई। ठीक है, तो दोबारा से बिल्ड बनाते हैं।
अच्छा ऐप हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन हमने फिर भी बिल्ड क्यों बनाई, क्योंकि हमने अभी न्यू पैकेज इंस्टॉल किया है और वो ऐप को नहीं मिला होगा ना, तो हमेशा बिल्ड दोबारा बनेगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंज होगा तो हम उस कमांड से भी कनेक्ट कर सकते हैं जो एडीबी रिवर्स वाली कमांड थी। सही है भाई। तो इसने न्यू बिल्ड बनाई और ये न्यू बिल्ड इसने सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल कर दी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट स्क्रीन बनाई थी। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि ये जो आइकन्स की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की इसको यूज करके देखते हैं। सही है, कोई भी आइकन इतनी बड़ी यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आ रही है, आप यूज कर सकते हैं। अच्छा मैं जो है ना आपको एक काम ये करता हूँ, सिंपल चेक बॉक्स बना के देखते हैं आइकन्स के थ्रू चेक बॉक्स कैसे बनता है। सही है, ठीक है, हम जो है ना ये वाला यूज कर लेते हैं या दूसरा कोई देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं हम, मटेरियल कम्युनिटी आइकन के। ठीक है, ये वाला और ये वाला। सही है, तो अच्छा अब यूज कैसे करना है इसको, हमें इंपोर्ट करना है सबसे पहले आइकन को। हम अपनी होम स्क्रीन में आ जाते हैं। यहाँ पे आके देखिए मैंने आइकन इंपोर्ट किया, लेकिन ये फॉन्ट ऑसम वाला नहीं है। मैंने कौन सा यूज करने का बोला है, मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स। तो आप क्या करेंगे, आइकन को वहीं से इंपोर्ट करेंगे जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लैश लगा के मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स सेट है। इसको आप एम आइकन भी बोल सकते हैं, नाम आप इसका ना कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो उसको आप अपनी मर्जी के नेम से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम मैंने रख दिया एम आइकन। ठीक है, ताकि इससे याद रहे मटेरियल आइकन। अच्छा यूज कैसे करना है भाई, यहाँ पे इन्होंने तरीका भी बताया हुआ है कि भाई आप क्या करो, सिंपल पहले इंपोर्ट करो और उसके बाद इस तरीके से इसको यूज कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज करता हूँ, लेकिन ये एम आइकन था तो इसको एम आइकन कर देता हूँ और इसका नेम क्या था भाई, ये वाला। ठीक है, चला के देखते हैं। एरर आ गया भाई, और रीलोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार मैंने रीलोड किया और देखिए आइकन हमारे पास शो हो गया। ठीक है, तो ये आइकन शो हो गया। अच्छा आइकन अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं किए होंगे ना तो आपके पास आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क बना हुआ। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो उसने एंड्रॉइड में आपको कोड डालने का बोला था अप्लाई वाला, वो आपने नहीं डाला। सही है, तो जो कि अभी हमने build.gradle की फाइल में डाल दिया। तो अब रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स के जितने भी आइकन्स हैं आपके पास चलेंगे। सही है, अच्छा अब ये चेक बॉक्स बनता कैसे है, बेसिकली हम रिएक्ट नेटिव में इस तरह ही बनाते हैं ज़्यादातर ना। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं चेक और सेट चेक। ठीक है, यूज स्टेट में हम रख देते हैं शुरू में फॉल्स, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अच्छा आइकन्स को हम रख देते हैं टचेबल के अंदर ना, ताकि क्लिकेबल बन जाए वो। ठीक है, आइकन को हमने इसके अंदर रख दिया और हमने इस पे लगाया ऑन प्रेस, और जो चेक वाली स्टेट है उसको टॉगल करवाना है। कैसे करवाऊं, सेट चेक एक्सक्लेमेशन मार्क और चेक। सही है, टॉगल होता रहेगा, ट्रू है तो फॉल्स जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सही है, और नीचे मैं बोलता हूं कि भाई अगर चेक ट्रू है तो आप दिखा दो चेक वाला आइकन, वरना दिखा दो आप ये वाला आइकन। ठीक है, तो चेक वाले का नाम हम देख लेते हैं क्या था। ठीक है, चेक बॉक्स आउटलाइन करके इसका नाम था। ठीक है, कलर दिया हुआ है, हमारे पास कलर भी आ रहा है इसका। ठीक है, रीलोड।
करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स बन गया, ठीक है। टचेबल की थोड़ी सी एक्टिव ओपेसिटी जो है आप कम कर दें तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। 0.8 कर दिया, ठीक है। देखिए इस तरह के इश्यूज ना मिलते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज हैं कि भाई रीलोड करना पड़ रहा है, दोबारा चलानी पड़ रही है, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना रिएक्ट नेटिव का भी हो सकता है, आपके एमुलेटर का भी हो सकता है, आपके मोबाइल का भी हो सकता है, इंटरनेट का भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है ना। तो एक बार ऐप पहले डिलीट करके कैशे वगैरह सारी क्लीन करके दोबारा चलाएंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो जिस तरह ये चेक बॉक्स बनाया है इसी तरीके से रेडियो बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें वो दूसरा वाला आइकन उठा लें। इसके अलावा ऐप में जितने भी आइकन्स हैं यहाँ पे ना बहुत है, हजारों क्या बहुत आइकन्स है, क्योंकि ना इन्होंने जितनी भी आइकन्स लाइब्रेरीज है ना सबको मर्ज किया हुआ है। फॉन्ट ऑसम है, इन्वांटो है, और बहुत है, इनटाइपो, फाउंडेशन नजर आ रहा है, फॉन्टिस्टो, पता नहीं क्या क्या नाम है, और सबको इन्होंने मर्ज करके आपको दे दिया। इस तरह रेक में भी एक लाइब्रेरी होती है, पता है ना उसका, रिएक्ट आइकन्स के नाम से, ये वेब के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने भी जितने भी आइकन्स लाइब्रेरी सबको मर्ज करके दे दिया, ठीक है। तो रिएक्ट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और रिएक्ट नेटिव में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। क्लियर है आइकन वाली चीज़। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा नेविगेशन देख लें, ताकि स्क्रीन्स आप लोग बना रहे हैं तो इशू आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो नेविगेशन समझ लेते हैं। नेविगेशन, अच्छा भाई पहले हम समझते हैं कि बेसिकली है क्या ना। हम मल्टीपल स्क्रीन्स बना रहे हैं अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, चैट स्क्रीन, ठीक है। और हमें यूजर को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करवाना है, ठीक है, नेविगेट करवाना है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास HTML में पेजेस होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे यूजर जाता है, मोबाइल में हमारे पास स्क्रीन से और एक स्क्रीन से यूजर दूसरी स्क्रीन पे जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास यूज होती है रिएक्ट नेविगेशन, जो कि रिएक्ट नेटिव की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है। और भी है, राउटर के नाम से भी होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये बहुत ज्यादा यूज होती है। और एक्सपो जो है वो एक्सपो राउटर हमें देता है और उसके बिहाइंड द सीन वो यही लाइब्रेरी को यूज कर रहा है, सही है। अच्छा देखिए, हम पढ़ तो सीला ही रहे हैं, लेकिन एक्सपो भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि चीजें सारी वही हैं, ठीक है। बस ये है कि एक्सपो ने रैपर दे दिया आपको, थोड़ा सा आसान करके दे दिया चीजों को, लेकिन ये जो छोटे मोटे इश्यूज आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं वो वहां भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप वो करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें ना डेवलपमेंट के टाइम पे आती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ रिएक्ट नेटिव की बात नहीं है, अगर आप जावास्क्रिप्ट पे भी कोई बड़ी कोडिंग कर रहे हो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी इश्यूज तो आते हैं आपके पास ना। सर इस तरह नहीं आते जिसमें इसमें थोड़े, हाँ, एंड्रॉइड रिलेटेड थोड़े अलग होते हैं। और देखिए अभी एज अ फ्रेशर आपको पता नहीं है ना कि कौन सा इशू किस वजह से आ रहा है, लेकिन ये जब भी इशू आए ना उसको कोशिश करके आपने याद करना है, ठीक है ना। कि हम भी पता है कैसे करते थे, क्या ये एरर आया इंटरनेट पे भी नहीं मिलता था, क्या एरर आ रहा है इंटरनेट पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम फिर ग्रुप में पूछते थे दोस्तों से, क्या ये एरर किसी के पास आया पहले कभी, तो भाई किसी ने किसी एक के पास आया था, तो बोलता हाँ यार आया था, मैंने इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जिस बंदे ने फिक्स कर दिया उसके बाद दोबारा से आएगा तो उसको पता होगा कैसे फिक्स किया था। तो असल चीज ये कि हमें ना इसके इश्यूज को, एरर्स को लर्न करना चाहिए कि कब कौन सा इशू आता है, ठीक है। तो ये मेन चीज है। बाकी तो देखें इश्यूज तो आते हैं हर चीज में, और देखें काम बहुत है, पैसे भी ज्यादा है, तो इश्यूज भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी सारी ऐप बन जाए। देखिए ऐप की मार्केट ना अभी भी है, ठीक है ना, क्योंकि ना आजकल ना ऐसी एआई वेबसाइट्स आ गई जो ना वेब फ्रंट एंड बना रही है ना, लेकिन ऐप में टाइम है अभी,
तो मिल जाएगा आपको, सही है। लेकिन वो वाली जो एक चीज है जैसे उस दिन दिखाई थी वहां पे अमीन ने, opencanvas.langchain.com ये वेबसाइट है, तो इसमें क्या हुआ कि फ्रंट एंड भी बन गया, फंक्शनैलिटी भी हो गई और पब्लिश भी हो गया, ठीक है, लाइव हो गया, ठीक है। तो इस तरह हो रही चीजें, लेकिन ये इसमें अभी भी वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा कि चलो बना भी नहीं, बिल्ड कैसे बनाएंगे, एंड्रॉइड की सेटिंग्स कैसे करेंगे, पब्लिश कैसे करेंगे, तो काफी सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। और दुनिया में ना अब के दौर में देखा जाए ना तो कंपेयर टू वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट यूजर्स ज्यादा हैं, ठीक है ना, जो मोबाइल प्रेफर करते हैं, ठीक है, और ऐप यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भाई ऐप का काम जो है ना बहुत है, लेकिन ये है कि इतनी ज्यादा बड़ी फील्ड नहीं है कि यार आप जो है इस पे सारी जिंदगी लगा दें, ठीक है ना। तो ये है कि एक टाइम आता है जब आप ऐप की ना ईच एंड एवरीथिंग कर चुके होते हैं, सब कुछ ऐप के अंदर, कि भाई अब सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली, कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो फिर अलग से दुनिया, क्लाउड की दुनिया है, बैकएंड की दुनिया, वेब की दुनिया, एआई की दुनिया, बहुत कुछ पड़ा है। लेकिन समझे एक छोटी सी इंडस्ट्री, छोटी नहीं है तो बहुत बड़ी, लेकिन इसमें लर्निंग का जो एरिया है ना वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितनी दूसरी चीजों का है, ठीक है। तो खैर इससे हम जो है ना अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह क्लाउड को से ये डेवऑप्स की फील्ड और एक जगह एआई, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? अच्छा मैं खुद देखिए, हमारा तो ये सीन है, देखिए एज अ सीनियर ना पता है क्या होता है कि जिस पर काम मिल जाए हम वो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एज अ फ्रेशर ना आप क्या सोचेंगे कि यार मैं पहले ना बेसिक चीज कर लूं और उस पर थोड़ा अपना हाथ सेट करके ना रियल प्रोजेक्ट कर लूं, ठीक है, और जब आप सीख जाए तो आपके ऊपर है जहाँ जाना चाहें। अब देखिए मेरी जॉब चल रही है ना, अच्छी जॉब, अच्छे पैसे, हर चीज, ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी कर ही लेता हूँ। तो अब वो अभी चल रहा है मेरा बैकएंड पे और क्लाउड पे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं चाहूँ नहीं मैं एआई करूँ तो क्या छोड़ दूँ सब? नहीं छोड़ सकते, जाहिर सी बात है, एकदम एआई में स्विच भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ इरादा है, कर भी ना थोड़ी थोड़ी चीजें, लेकिन इतनी ज्यादा डीप में नहीं पढ़ी है जितनी दूसरे लोगों ने पढ़ ली है, क्योंकि भाई लोगों के पास, जिनके पास काम है वो तो पढ़ेगा, तो कल मेरे पास एआई का कोई काम आ जाए तो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे एक साल नहीं पढ़ना पड़ेगा एआई को, मुझे एक महीना पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो करना शुरू, ठीक है। तो ये चीज बस देखी जाती है कि भाई आपके पास काम क्या है। सर फ्रेशर को क्या आप कहेंगे कि पहले डेवऑप्स और एआई में क्या फर्क? यार अगर फ्रेशर का ना फ्रंट एंड पे हाथ सही ना तो कुछ साल तक उसी में रहे, ठीक है। और बैकएंड देखिए बंदा अपने आप को खुद जज कर ले, क्या मैं बैकएंड में अच्छा हूँ, फ्रंट एंड में अच्छा हूँ, वो खुद हो जाता है कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं यूआई अच्छी बना सकता हूँ या मैं फंक्शनैलिटी अच्छी कर सकता हूँ, ठीक है ना, खुद पता चल जाता है। आप अपने आप को ना तराशते हैं कि यार नहीं मैं ये चीज़ अच्छी कर पा रहा हूँ, तो फिर आप उसमें आगे बढ़ जाते हैं कि यार नहीं मैं बैकएंड ऐप डेवलपर बन के आगे निकल गया, उसमें मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। कोई फ्रंट एंड डेवलपर बन के आगे नहीं, मैंने फ्रंट एंड से जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, ठीक है, कुछ लोग बैकएंड से कर देते हैं। तो अब कुछ टाइम मार्केट में रहने के बाद ना चीज़ें आपको खुद पता चलती हैं कि अब आगे मुझे क्या करना है, ठीक है ना। कि भाई स्टार्ट जितना जल्दी हो सके ना लेना होता है, जितना लेट करते हैं उतना नुकसान है, ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना फायदा है। बस मार्केट के साथ ना कनेक्ट हो जाना है कि क्या चल रहा है मार्केट में सब पता हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से ना हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं ना सारे मार्केट के साथ कनेक्ट है, ये सबसे बड़ा फायदा है एसएमआईटी में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो इसी वजह से है। यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, किताबें पढ़ाते सिर्फ टीचर जो है ना वो टीचर ही होता है। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी होता है कि यार मार्केट के साथ ना कनेक्ट हो, आपको चीजें पता चलना खुद शुरू हो जाती है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। अब हमारी एक बड़ी कंपनी है, एआई ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ टाइम में हमारी कंपनी भी स्विच हो जाएगी कि भाई चलो एआई करते हैं, तो फिर हम भी स्विच हो जाएंगे एआई, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जो आपकी कंपनी में हो रहा होगा वो सब आपको आता होगा,
फिर आप जब 5-6 साल हो जाते हैं आपको फील्ड में, तो आप 3-4-5 कंपनीज स्विच कर चुके होते हैं और हर कंपनी में आपको एक अलग फ्लेवर मिलता है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर वो लेवल होता है कि अब जो काम दे दो कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब तो एआई का दौर है, ज़्यादा आसान हो गया है कि एक चीज़ नहीं भी आती तो आप बोलोगे नहीं काम दो मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तो हो जाती है इजीली कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर आपको आ गई, जैसे जावास्क्रिप्ट आ गई, पाइथन करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पाइथन आती है, कोई दूसरी चले जाए, कोई लो लेवल पे चले जाए, C# पे कोई काम करना हो कर लेंगे, ठीक है। रस्ट पे करना हो, गो पे करना हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, सिंटेक्स के लिए, सेटअप के लिए आपको हर चीज़ यही बता देगी कि भाई ऐसे करना है आपने, ठीक है ना। और 1 महीने तक आप काम करेंगे, 1 महीने बाद आप खुद आपको चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आजकल काम होता है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव जो है एक अच्छी चीज़ है जिससे आप जो है ना मार्केट में बहुत जल्दी इन हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी मार्केट अभी बड़ी है और डेवलपर्स कम है, ठीक है ना। इस वजह से क्योंकि आजकल ना इसके डेवलपर प्रोड्यूस करने के बजाय हर कोई जो है ना एआई कर रहा है और उसमें पढ़ रहे हैं बच्चे ना, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ना उसमें मसला ये है कि वो प्रोडक्ट तो बना सकते हैं अपना, लेकिन मार्केट में इन होने की अपॉर्चुनिटी मिलना थोड़ी सी मुश्किल है कि इतना ज़्यादा अभी काम हो नहीं रहा ना, ठीक है। एआई समझ लें अभी भी रिसर्च मोड में ही है, रिसर्च ही चल रही है दुनिया भर में, ठीक है। जरा रिमोट जॉब हो जाती है जिसकी, अच्छा कोई काम भी कर रहा हो आप देखेंगे उसको बोलेगा रिमोट जॉब है मेरी ना, बाहर है, बाहर की कंपनी में एआई के ऊपर। पाकिस्तान में ना अभी बहुत कम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो बंदा बोले कि यार मैं लोकल कंपनी में एज एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मिला कभी? कम है, बहुत कम मुझे मिले, लेकिन कम मिले, ठीक है ना। तो मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, हो सकता है गलत हो, ठीक है, हो सकता है कि भाई बहुत काम हो रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक क्योंकि मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं कंपनीज के फाउंडर्स के साथ, सीटीओ के साथ, तो यही बताना है उनका क्या अभी काम जो है ना पाकिस्तान में इतना नहीं है, और पाकिस्तानी कंपनीज जो है ना वो भी इतना नहीं उठा रही है एआई वगैरह का काम ना, कि उसकी वजह यही कि अभी रिसोर्स हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। अभी ट्रेनिंग चल रही है जगह जगह पे। देखिए इश्यू ये आता है कि यार बंदा पढ़ तो लेता है, अगर उसने पढ़ने के बाद फौरन काम स्टार्ट नहीं किया ना, 2 से 3 महीने लगेंगे, जितना पढ़ा सब भूल जाएगा वो, ठीक है ना। ये इंसानी दिमाग है, जाहिर सी बात है, कुछ भी कर ले भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक वो बंदा होता है कि नहीं उसने चलो भाई जॉब भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका अपना, वो कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, इतनी कुछ बना ली चीज़ें कि याद है सब कुछ, तो हाँ उसके लिए फिर आसान होता है कि भाई मार्केट में इन हो जाना। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर जो एंट्री मिल रही होती है ना एज अ फ्रेशर, जो लोग मार्केट में इन हो रहे होते हैं, तो वो या तो फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, इस तरह से इन हो रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका काम जो है कंपनीज के पास भरा पड़ा है, इतना सारा काम, ठीक है। ये आपने बहुत कम देखा होगा, होता है लेकिन बहुत कम कि यार एज अ एआई इंजीनियर ये फ्रेशर हायर हो गया बंदा किसी पाकिस्तानी कंपनी में, ठीक है। बाकी हर इंडस्ट्री बड़ी है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं भरी पड़ी, ठीक है। क्लाउड वगैरह की प्रैक्टिस कहाँ करें, जैसे अगर जॉब नहीं मिलती डायरेक्ट क्लाउड की, जैसे AWS अगर आता है किसी को, मसला सबसे बड़ा यही है ना, देखें मसला सबसे बड़ा यही है कि यार उसमें ना जब ही हमने क्या फोकस रखा था उस कोर्स में ना कि प्रोफेशनल्स हायर करें, वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दें, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री में मौजूद है ऑलरेडी ना। बाकी तो मिक्स ही है वैसे, सारे वो नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये था ताकि वो सीखने के बाद फौरन इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है ना। अब एज अ फ्रेशर बंदा क्लाउड कहाँ करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। या फिर उसको देखें कोई फ्री वाले प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ना कि अब जैसे मैं बोलूँ यार मैं SMIT के लिए ना वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ AWS पे, SMIT को जो भी काम है मैं कर दूंगा,
लेकिन क्या SMIT इतने डॉलर खर्च करेगा? SMIT को प्रॉफिटेबल कंपनी को ये कि वो बोलेगा कि भाई नहीं मैं 10,000 20,000 डॉलर खर्च कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो काम बंदा करेगा ना तो बड़ी कंपनी के लिए ही करेगा, ठीक है, और उसके लिए एक्सपीरियंस। अब मेरे लिए क्या फायदा है, मैं ऑलरेडी कर रहा होता हूँ AWS पे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं कि जितना हमने कोर्स में चीज़ों को सीखा है, ठीक है ना। तो S3 पे हमारा डेली काम हो रहा होता है फाइल्स वगैरह के ऊपर, EC2 पे चल रहा होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कि अपनी कंपनी में बता दिया कि यार नहीं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और सीख ली, तो हमारे जो AWS की लीड है उन्होंने मुझे एक्सेस और ज़्यादा दे दिए और काम शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये सारा सीन ना। लेकिन एज अ फ्रेशर जाहिर सी बात अपना प्रोजेक्ट पे भी काम करेगा तो वो कितना कर लेगा, फ्री टायर पे कितना कर लेगा, वो बहुत मिनिमम, ठीक है ना। एक दोस्त ने बस थोड़ी सी देर EBS का स्नैपशॉट बना के रख दिया पेड वाला, तो हाँ फिर बिल आ गया, तो $2 का बिल आ गया था। $2 तो खैर है, ऐसा वो तो बढ़ जाता ना, ठीक है। तो इसमें ना मैं गूगल क्लाउड सीख रहा था बहुत टाइम पहले ना, 2019 की बात है शायद। तो मेरे पास तो आ गया था तकरीबन $70-80 का बिल ना, और उस टाइम पे तो मेरे लिए भी बहुत थे कि मैं 17 में तो करियर स्टार्ट हुआ, 2 साल ही तो हुए। तो मैंने कहा अब यार ये इसको क्या करें हम, तो मैंने नहीं पे किया। महीनों गुजर गए, कॉल आई गूगल की तरफ से और इंडियन बंदे बात कर रहे कि यार ये आपका बिल है, इतना टाइम से आपने पे नहीं किया। मैंने कहा ये तो सीरियस होता है यार, फिर पे करना पड़ा क्योंकि ना फिर गूगल क्या करेगा, आपके ऊपर ना पाबंदी लगा देगा हर जगह ना। तो इस तरह भाई AWS के भी रूल्स हैं कि भाई बिल आ गया तो देना तो है, ठीक है, नहीं देंगे तो वही बड़ा ही अनप्रोफेशनल अकाउंट होगा वो। और कभी भी अगर आप वो अकाउंट बंद भी करते हैं और किसी दूसरे अकाउंट से बनाएंगे, AWS को पता चलेगा कि ये आप ही हैं तो उड़ा देगा अकाउंट, कैसे पता चलेगा उसको? चल जाता है, ठीक है ना। जैसे अपवर्क प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग के लिए वो लोग ही प्रोफाइल जब एक बार सस्पेंड कर देते हैं ना, दोबारा प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देता वो। तो इसने पता नहीं कौन कौन सी ट्रैकिंग लगाई हुई है। अब समझे अपवर्क आपसे ना आपकी नेशनल आइडेंटिटी मांगता है, वो कैसे चेंज करेंगे? AWS नहीं मांगता, लेकिन AWS आपकी ईमेल, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीजें ले लेता है, कार्ड शार्ट ले लेता है, तो इससे वो आइडिया लगा सकता है। लेकिन AWS ये नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ही कटा देगा, ये तो इससे तो आप दूसरे के अकाउंट पे भी काम करते हैं, ज़्यादातर अपने अकाउंट पे तो कम ही करते हैं आप, AWS से आप ज़्यादातर किसी दूसरी कंपनी के अकाउंट पे करते। लेकिन ये ना टोटली अनप्रोफेशनल अकाउंट होता है कि जब आप AWS का बिल है और आपने पे नहीं किया, ठीक है। बाकी होता हुआ कुछ, मुझे इतनी ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है कि कोई लीगल एक्शंस की तरफ से होते हैं या नहीं, लेकिन होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि गूगल का तो आपके ऊपर पूरा होल्ड है ना, कि गूगल के आप इतने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं कि एंड्रॉइड भी यूज कर रहे हैं, जीमेल भी यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, और गूगल अपनी पे आया तो कर लो जो करना है यूज, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा है नहीं कि थोड़ी सी चीज करेगी गूगल सारे प्लेटफॉर्म से आपको कटा दे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ होता है इनका ना, जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है इनकी अपनी एक पॉलिसी होती है कि यार ये इस बंदा पे ना करे तो किस तरह से उसको फिर वो लोग करते हैं। कि इनके लिए कुछ नहीं होती, मिनिमम अमाउंट होती है यार, ये $2 तो कुछ है ही नहीं। मैं कहता $2,000 भी होंगे ना वो भी कुछ नहीं है, वो बोलेंगे तो $2, ये उनके लिए $2। अब आप सोचिए आपकी कोई $2 खा जाए, आप क्या बोलेंगे, आप माफ किया यार छोड़ो, तो उनके लिए $2, ठीक है। तो आप जब ईमेल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यार गलती से हो गया, इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो वो कर देते हैं, एग्जाम कर देते हैं, कहते छोड़ो खैर है, 0 कर दिया फ्रेंड, ठीक है। तो बहुत बार किया। अच्छा SMIT में ना हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, heroku.com ना सुना होगा नाम आपने, ठीक है। तो वो हम यूज करते हैं सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए, और इमेजेस हम अपनी स्टोर करते हैं क्लाउडनेरी, एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। क्लाउडनेरी की ना मंथली कॉस्ट है $100, ठीक है। 2 बार बिल आया, पहले फ्री वाला यूज कर रहे थे, फ्री में उसने अलाउ किया हुआ है तकरीबन 15 GB तक अलाउ किया हुआ होता है।
अब नहीं पता कितना पहले इतना था। तो जैसी मतलब बड़ी रजिस्ट्रेशन आती थी SMIT में तो उसका कोटा खत्म हो जाया करता था कि भाई इतनी ज़्यादा फाइल्स आ गई हैं इस टाइम पे, और पहले हमने कोई फाइल कंप्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से लोग जो है वो 25-25, 30-30 MB की पिक्चर डाल रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी स्पेस भी फुल हो रही है, और जो एक बैंडविड्थ वाली चीज़ होती है ना, जो फाइल ट्रांसफ़र हो रही है फिर डाउनलोड हो रही है, तो वो उसकी लिमिट जो है ना फुल हो गई। तो Cloudinary ने $100 का बिल भेज दिया शुरू में। अब वो मेरे अकाउंट में था और चल SMIT में रहता, मैं SMIT से मांगा, SMIT निकाल दिया जा भाई। तो फिर मैंने बोला SMIT को, मैंने $100 का बिल है, मतलब कौन सा भाई। तो फिर मैंने Cloudinary से बात की कि यार ऐसा ऐसा है कि ये लोड जो है ना हर टाइम नहीं आया, बस ये इसी टाइम आ गया, तो अगर इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर जो है कुछ टाइम बाद दोबारा आ गया। ठीक है, $100 दोबारा से ना, तो ये लोड बढ़ता आ जाता है। SMIT में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं रजिस्टर ना। अब वो है, अब मैं दोबारा से इनको ईमेल लिखूं कि भाई आखिरी बार छोड़ दे यार, तो यार मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की तो नहीं माने एक ईमेल में, लेकिन दूसरी एक और ईमेल की तो फिर मान गया, फिर दोबारा छोड़ दिया, 0 कर दिया। सही है। अब तीसरी बार भी आ गया कुछ महीनों बाद, मैंने कहा यार अब नहीं छोड़ेगी ये ना। तो फिर मैंने उनको, अच्छा पहले मैं बता चुका था डिटेल उनको, क्या एक NGO है, हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और इतने ज़्यादा बच्चों से, मतलब उस टाइम पे तो पैसे भी नहीं ले रहे थे इतने। ठीक है, तो मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं ये इसी में। तो फिर मैंने तीसरी बार उनसे बात की कि यार इसको ना हम एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा हमें इस पर अगर डिस्काउंट दे दें तो ना मंथली हम करते हैं फिर पे ना। तो फिर उन्होंने इसका पूरा 50% डिस्काउंट कर दिया। दूसरे $100, SMIT से $50 लेते हैं महीने के, वो जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब लाइफ टाइम का सिनारियो, लोड आया कुछ भी आया वो चल रहा होता है। तो इसी तरह काफ़ी सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और कुछ पे हमने फ्री करवाया हुआ है कि जो पैसे नहीं देते बिल्कुल फ्री चलता है, और कुछ पे बहुत मिनिमम देते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से, सैलानी वेलफेयर की तरफ से ना, NGO है ना। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बड़े बड़े सपोर्ट करते हैं इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, फ्री में भी दे देते हैं और डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो फिर इस तरह से काम हुआ। ठीक है, तो लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं होता जैसे कोई पाकिस्तानी कंपनी होती है ना, अगर कि भाई दे कुछ भी हो जाए हम तो लेके रहेंगे पैसे। ठीक है, मोबाइल आएगी होती नीचे पकड़ने के लिए $100 तो ये सीन होता। ठीक है, लेकिन खैर भाई अच्छी कंपनीज भी हैं, तो ये सारा सीन है। ठीक है, तो अब आते हैं हम रिएक्ट नेविगेशन के ऊपर। राउटिंग एंड नेविगेशन फॉर एक्सपो एंड रिएक्ट नेटिव एप्स। ठीक है, एक्सपो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एक्सपो इसको यूज कर रहा है। अच्छा, नेविगेशन ना हमारे पास 3-4 तरह की हैं। ठीक है, सबसे बेसिक नेविगेशन जो है ना वो है स्टैक, जो लिखा होना है ना आपको, स्टैक पता है ना, एक के ऊपर एक सारा पूरा स्टैक बन जाता है। तो ये स्टैक एक नेविगेशन होती है। इसमें यही होता है कि एक स्क्रीन आपके पास होती है। ठीक है, आप एक स्क्रीन से जब आप दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं तो दूसरी वाली स्क्रीन इस स्क्रीन के ऊपर आके आपको शो होती है, मतलब पीछे आपकी स्क्रीन सारी मौजूद होती है और एक स्टैक पूरा बनता रहता है। ठीक है ना, मतलब एक पूरी हिस्ट्री बन रही होती है, एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन, तीसरी स्क्रीन। ठीक है, तो इसका कैसे पता चलेगा ना, आप व्हाट्सएप के अंदर अगर आप देखें ना, चैट सेक्शन है, चैट पे जब आप क्लिक करते ना तो ऐसे आपके पास स्लाइड होके चैट आती है। ठीक है, फिर चैट के अंदर ही ऊपर आप बंदे की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग्स वाली उसकी जो प्रोफाइल वाली स्क्रीन खुलती है। तो इसका मतलब 3 स्क्रीन का स्टैक बन गया आपका। ठीक है, और भी ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक नेविगेशन होती है इसमें स्टैक नेविगेशन। सही है, इसमें स्टैक की हिस्ट्री क्लीन भी कर सकते हैं। जैसे हम आगे वाली स्क्रीन पे गए, हम चाहते हैं कि पीछे जो स्टैक की हिस्ट्री है वो हट जाए, क्योंकि अगर हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है और हम लॉगिन स्क्रीन करके हम प्रोफाइल में जा रहे हैं तो हमें लॉगिन की पीछे हिस्ट्री रखने की नीड नहीं है, स्टैक रखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं कि भाई डायरेक्टली हम जो है वो चले जाते हैं होम स्क्रीन पे या डैशबोर्ड पे, प्रोफाइल पे, कहीं भी। सही है,
अच्छा, यूआई लाइब्रेरीज जो है ना, मैंने आपको कुछ बताई थी कुछ, और कुछ जो है ना आपने भी काम किया होगा, तो कुछ खुद से भी मेरे ख्याल से एक्सप्लोर किया होगा कुछ ना कुछ, या सर्च कर लिया करो। देखें इस तरह से ना, टॉप रिएक्ट नेटिव यूआई लाइब्रेरीज, ठीक है, तो काफी कुछ मिलेगा इसके अंदर ना आपको। लेकिन जो कंपोनेंट यूआई है ना, वो हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करते, वो तो हम खुद बनाते हैं। लेकिन इसमें ना अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी है चैट बनाने के लिए, पूरी चैट आपको बने बनाई मिल जाती है, ठीक है। इसका नाम है रिएक्ट नेटिव गिफ्टेड चैट, ठीक है। अब आप देखेंगे यार कि चैट स्क्रीन्स जो है ना, इससे ऐसे बनती है, इसके अच्छे खासे स्टार्स हैं और सब बेहतरीन। इसका अगर आप देखें, इन्होंने डेमो दिया हुआ हो, डेमो यहाँ पे नहीं आ रहा, अच्छा ये डेमो वेब पे इन्होंने डेमो दिया हुआ है, जो कि ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। प्लेग्राउंड दिया हुआ है स्नैक का, हाँ दिया हुआ है। इसमें यह है कि यार पूरी चैट स्क्रीन है ना, जिसमें सारे यूजर शो रहे हो, मैसेजेस वगैरह सब बन जाता है, और कुछ ही स्टेप्स पे सारी चीज़ें अपडेटेड चल रही हैं। इसकी लास्ट अपडेट कब आई है वैसे? 2 मंथ्स पहले देखें काम किया, लास्ट मंथ भी काम हुआ है। तो ये है कि इसकी ना मेरे ख्याल से डेमो वगैरह को इनको अपडेट करना चाहिए, किसी ने इशू बनाया हुआ भी होगा शायद, वरना ना हम भी बना सकते हैं यहाँ इशू ना, कि भाई डेमो वगैरह इसका नहीं चल रहा है, हम यहाँ पे करके इसको न्यू इशू बना सकते हैं, और हो सकता है पहले से किसी ने बनाया हो। ये देखें, वेब डेमो कैन नॉट बी प्रीव्यूड, ठीक है ना। ये बोला अभी डेमो ही नहीं चल रहा, आपका क्या कर रहे हो आप यार। साइट डॉट फंक्शन क्योंकि नेटलीफाई पे उन्होंने किया हुआ है डिप्लॉय, और वो चल नहीं रहा, ठीक है। तो स्नैक वाले पे भी नहीं चल रहा, उसमें भी एरर आ रहा है। तो खैर अगर हम इसके ना इमेजेस में जाके देख लें, तो आपको ना इसकी यूआई नजर आएगी। देखें ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है। देखिए इस तरह की चैट आ रही है ना, पूरी इस तरह की चैट बन जाएगी, 1-on-1 चैट, ग्रुप चैट, आप सब इसमें इजीली बना सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह की यूआई मिल जाती है आपको पूरी। सर इसमें भी सॉकेट यूज होंगे अगर चैट बनाएंगे? हाँ वो तो फंक्शनैलिटी तो अपनी जगह है, लेकिन ये आपको ना पूरा यूआई प्रोवाइड करता है, यूआई सिर्फ डिजाइन, ठीक है ना। और देखिए इसका फॉर्मेट बड़ा अच्छा होता है। ये आपको क्या बोलता है, बस मुझे जो है ना एक जेसन ऑब्जेक्ट दे दो आप, इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करके, ये जेसन ऑब्जेक्ट है, इसका मैसेजेस के नाम से ना ये रहा वैल्यू और ये सारे मैसेजेस हैं। तो ये बोलता है कि भाई आप मुझे जो है ना सिर्फ इस तरह का जेसन आप पास कर दो, ठीक है। आप जैसे ये पूरा एक जेसन है, तो मैं क्या करूंगा, इस जेसन से चीजों को उठा के खुद आपको पूरी चैट यूआई बना के दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद है रिएक्ट नेटिव में। सर वेब के लिए हो या वेब के लिए चैट की हाँ है ना, रिएक्ट के लिए है वो रिएक्ट चैट, पता नहीं नाम क्या था इसका, नाम मैं भूल गया, लेकिन बहुत अच्छी थी चैट यूआई किट, यही होगी हाँ। सर जो आपने करवाई थी हाँ वही ना, ये उसका नाम मैं भूल गया, यही होगी शायद। तो बड़ी अच्छी थी ये तो, वेब में भी हाँ यही होगी। सर एक सेम वही सवाल बोलता हूँ इंटरव्यू में जो आपने क्या चैट वाला? नहीं, वो जो रिएक्ट में टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं है, अगर वापसी डेटा लेना हो चैट से पैरेंट को कैसे देंगे? तो वही क्या बताया? फंक्शन पास करो और फिर उसके इंटरव्यू कब दिया आपने? हफ्ते वाले गुड यार, रिएक्ट नेटिव का, नहीं दिए रिएक्ट का, चलो सही है, तो सही का, चलो अच्छा है, ठीक है भाई। तो ये रिएक्ट की थी लाइब्रेरी, सही है। तो भाई इस तरह की लाइब्रेरीज और भी बहुत सारी है। तो चलिए हम जो है ना अब इंस्टॉल करते हैं नेविगेशन। अच्छा स्टैक बता दिया, टैब नेविगेशन, टैब में क्या होता है,
वो नेविगेशन जो हमें ना होम किसी स्क्रीन के ऊपर 3-4 स्क्रीन दिखानी हो, टैब दिखानी हो। जैसे व्हाट्सएप में आप देखते हैं आपके पास 4 टैब आ रहे होते हैं, सही या 3-4 आ रहे होते हैं ना, जिसमें स्टेटस आता है, कॉल्स आती हैं, चैट्स आती हैं और कॉन्टेक्ट्स आते हैं, कम्युनिटी आती है, ठीक है ना। तो क्या आईफोन का सीन थोड़ा अलग है, तो इसमें बॉटम टैब होती है और आपके पास जो शायद वो टॉप पे आ रही होती है, ऐसे ही ना एंड्रॉइड में बॉटम पे आ रही है एंड्रॉइड में, सही है ना। तो वो जो आपको नजर आ रहा है ना होम पे, वो कहलाती है टैब नेविगेशन। टैब नेविगेशन को ना, टैब नेविगेशन पे कंप्लीट ऐप नहीं बना देते, बल्कि कुछ स्क्रीन्स होती हैं जो हमें टैब में दिखानी होती है। जैसे मेन स्क्रीन ना, जैसे व्हाट्सएप ने आपको 4 स्क्रीन टैब के अंदर दिखाई हुई, ठीक है। तो हम मल्टीपल नेविगेशन को एक साथ भी यूज कर सकते हैं कि भाई मैंने 4 टैब यूज कर ली, ठीक है, फिर टैब के अंदर मैंने स्टैग यूज कर लिया, ठीक है। नेविगेशन के अंदर एक और नेविगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू में मैंने की 4 टैब, चैट, कॉल्स। अब जैसे मैं कॉल्स वाली टैब पे गया तो कॉल्स वाले टैब के अंदर मैंने स्टैग यूज की हुई है, ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर मॉडल नेविगेशन होती है, क्या मॉडल के अंदर आपकी स्क्रीन खुलती है, ठीक है, ऐसा मॉडल होता है ना, पॉपअप करके जो निकलता है और उसके अंदर आपकी स्क्रीन शो होती है। फिर ड्रॉवर नेविगेशन होती है कि इससे फायदा ये होता है आपको साइड ड्रॉवर मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। उसको हाँ कस्टमाइज आपको नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो बेसिक यूआई देता है आपको। अगर आपने अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज करना है तो आप खुद करते हैं, लेकिन आपको बेसिक ड्रॉवर मिल जाता है, ठीक है। और वो स्वाइप करने से भी खुलता है, इस तरह से आप जब करते हैं साइड पे तो, ठीक है। डीप लिंकिंग ये कोई नेविगेशन नहीं, ये एक लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी दूसरी ऐप से अपनी ऐप पे रिडायरेक्ट करवाते हैं यूजर को, या वेब से करवाते हैं। अच्छा है, बड़ी आसान, ये तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसने बता दी 63, तो हम तो काफ़ी आगे चल रहे हैं, ठीक है। 63 हो या 60 से आगे हो, टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट का इसने वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम इंस्टॉल। अच्छा पहले जो है ना, एक ही लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने से सब हो जाता था कि आपने इंस्टॉल किया रिएक्ट नेविगेशन को तो स्टैग, बॉटम, टैब सब मिल गए आपको, ड्रॉवर सब मिल गए, जबकि आपको जरूरत होती है सिर्फ एक की। तो अब इन्होंने क्या किया, हर नेविगेशन को अलग अलग पैकेज में डिवाइड कर दिया कि भाई आपको जो चाहिए वो इंस्टॉल करो, ठीक है। तो पहले हमने रिएक्ट नेविगेशन नेटिव को इंस्टॉल कर दिया, ये इसका मेन पैकेज है। और फिर हम जो यूज करेंगे, अच्छा ये इसमें कुछ चीजें होती हैं, लेकिन ये एक्सपो के लिए है कि आप एक्सपो में कर रहे हैं तो आप ये इंस्टॉल करें, और अगर आप रिएक्ट नेटिव में कर रहे हैं तो ये करें। तो रिएक्ट नेटिव स्क्रीन, रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट, सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट, सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ऐसा समझ लें कि हमारे पास जो टॉप की जो स्पेस होती है स्टेटस बार वाली, और बॉटम में भी स्पेस होती है, इसमें बैक बटन और ये सारी चीजें आपके नजर आ रही होती हैं एंड्रॉइड में ना। तो इस एरिया को हम सेव एरिया बोलते हैं इसकी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये रिक्वायर्ड है कुछ, तो इस वजह से ये हमें हमसे इंस्टॉल करवाता है, सही है। तो स्क्रीन्स करनी है और फिर सेव एरिया व्यू करना, कॉन्टेक्स्ट करना है, एक नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये भी हो गया। और बहुत छोटे छोटे पैकेज हैं, इतने ज़्यादा हैं तो इस वजह से ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे। और ये iOS की नहीं होता है पॉड इंस्टॉल वगैरह, तो अभी हम iOS पे कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया, तो अब हम जो है ना हेलो रिएक्ट नेविगेशन मतलब रिएक्ट नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको बताएंगे भाई कौन सा यूज़ करना है। तो स्टैक यूज़ करना है, तो हम पहले स्टैक को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। देखिए वही चीज़ के देख के लगे भाई पता नहीं कितने पैकेज इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं नेविगेशन के लिए, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को जो है ना मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर दिया है कि भाई आपको जो चीज़ यूज़ करनी है आप उसको इंस्टॉल करो, सही है। वरना पहले जो है ना एक ही कमांड में सब कुछ आ जाया करता था, उससे हमारी ऐप हाँ हैवी हो जाया करती थी, क्योंकि सभी हमने कर लिया है, ठीक है। तो हमने किया रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव स्टैक मतलब स्टैक नेविगेशन।
और इस तरह से हम नेविगेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी होम स्क्रीन है ना एक ही, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे या तो एक फोल्डर बना देता हूँ नेविगेशन का, या फिर कॉन्फ़िग का बना के उसके अंदर नेविगेशन की फाइल बना सकते थे। ठीक है, नेविगेशन का फोल्डर, इसमें index.jsx की फाइल। ठीक है, और इसमें हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं ऐप नेविगेशन सेट। अच्छा, अब इसमें देखें हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें इंपोर्ट की, नेविगेशन कंटेनर। राउटर किसी ने कभी यूज़ किया रिएक्ट में या नहीं? ठीक है, तो जैसे उसमें एक ब्राउज़र राउटर होता है, वो हम रैप कर देते हैं उसके अंदर चीज़ें। इसमें होता है नेविगेशन कंटेनर, कि नेविगेशन की जितनी भी चीज़ें ना वो इसके अंदर लिखी जाएंगी। सही है, रैपर है ये। तो नेविगेशन कंटेनर हम ले लेते हैं। ठीक है, और क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, इससे जो है ना हम स्टैक नेविगेशन का स्टैक लेते हैं और फिर इस स्टैक से हम मल्टीपल स्क्रीन्स बनाते हैं, स्टैक डॉट स्क्रीन। ठीक है, इस तरह करके ना स्क्रीन का नेम होता है कि भाई इस स्क्रीन जो आपने बनाई है इसका नेम क्या होगा, तो इसका नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी एक स्क्रीन है होम, और कंपोनेंट होता है कि इस स्क्रीन पे कौन सा वाला कंपोनेंट मैं शो कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम दे देंगे हमारी होम स्क्रीन का पाथ, इंपोर्ट होम। ठीक है, और ये स्क्रीन आ गई हमारी, यहाँ पे हमने इसको कंपोनेंट को बता दिया कि भाई होम। ठीक है, तो अभी तक मैंने एक स्क्रीन ऐड की नेविगेशन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ऐप नेविगेशन जो कंपोनेंट है ना, अभी हमने क्या किया हुआ है, देखें ऐप में डायरेक्टली होम को दिया हुआ है कि भाई जैसी ऐप चले होम शो हो जाए। अब हम यहाँ से ना होम को हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे नेविगेशन। ठीक है, ठीक है, SRC और नेविगेशन, और यहाँ हम ऐप नेविगेशन दे देंगे। सही है। अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ठीक है, जब भी कोई पैकेज वगैरह हम इंस्टॉल करेंगे तो बिल्ड दोबारा बनाएंगे। सर मैंने जब फॉन्ट आइकन्स इंस्टॉल किए थे तो मैंने काफी जगहों पे चेंजेस कर दिए जब मेरे आइकन शो हुए थे। अच्छा, हमने सिर्फ क्या किया है कि build.gradle में बस ये वाली लाइन डाली है और कुछ भी नहीं किया। बट मैंने मुझे मतलब मैंने ये भी किया था, सही है, तो मेरे पास शो नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक ना क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। क्वेश्चन मार्क वाला आइकन आ रहा था। हाँ, तो मसला इसका नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये या तो बिल्ड सही नहीं बनी होगी, बिल्ड दोबारा बनानी थी, कैशे वगैरह क्लीन करेगी, क्योंकि वो खुद बोल रहा है बस ये एक डालना है, बाकी वो खुद संभाल लेगा। ठीक है ना। ठीक है, पहले पता है क्या, रिएक्ट जब नई नई आती थी ना, इसमें कॉन्सेप्ट हुआ करता था लिंकिंग का। लिंकिंग का पता है क्या, हम रिएक्ट लिंक चलाते थे और काफी सारी चीजें ना खुद जाके ऐड कर देते जगहों पे, हर जगह। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, रिएक्ट ने बोला कि भाई आप जो है ना तकरीबन चीजें हम खुद कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं हमें जो चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके वर्जन्स हमें चेंज करना पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में इसका कंट्रोल ना, वरना रिएक्ट नेटिव चाहता जो भी है तो वो क्या करता कि भाई सारा कंट्रोल ये वाला भी हमसे ले लेता, बोलता भाई हम खुद संभालेंगे। ठीक है ना। तो वहां पे रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स की वेबसाइट पे ना मैनुअल जो सेटअप लिखा हुआ है ना, शायद ये फॉलो कर लिया आपने। ठीक है ना, तो लेकिन ये नहीं करना होता, इसमें इश्यूज आ सकते हैं। बन भी रही थी, मैंने सबको रिमूव करा, फिर चैटजीपीटी ने मुझे बताया कि .config.js ऐसी कोई फाइल थी, वो बनाओ, और उसमें फिर module.export करके एक ऑब्जेक्ट पास करा था, और उसमें एसेट्स में ना वो ये आइकन्स कॉपी किए थे। ठीक है, और फिर वहां से उसको इंपोर्ट, मतलब उसको एक एरे में ना मैंने उसका पाथ एक्सपो था क्या? नहीं, ऐसे नहीं था, वैसे नीट नहीं होती, लेकिन खैर है, कोई वर्जन कोई इस तरह का इशू होगा। ठीक है ना।
या कोई आइकन से ऐसा यूज कर लिया होगा, आइकन ऐसे यूज कर लिए होंगे कि जो जिसका फॉन्ट इसको मिल नहीं रहा होगा, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने इंस्टॉल किया, ऐड किया और चलाया, चल गया, ठीक है। रिएक्टिव वेक्टर आइकन से जाके कोई भी आइकन हम उठाएंगे चल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन देखिए सम टाइम ना चैट जीपीटी आपको बहुत घुमा देगा, घुमाता है, कभी भी एक्यूरेट चीज आपको नहीं बताता, ठीक है ना। अब एक सही काम भी होगा ना, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया उसमें लॉजिक लिखी किसी टास्क की ना, बिल्कुल सही है, बेहतरीन चलिए, चैट जीपीटी को उठा के दें क्या काम नहीं कर रहा, बोलेगा हाँ ये तो वाकई गलत है, ये वाला सही है, और आपको गलत दे देगा, करके देख लेना वरना, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आप उसको सही चीज देके बोलोगे कि ये गलत है, बोलेगा हाँ ये तो बहुत गलत है, और आपको दूसरा कोड लिख के देगा और वो गलत होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना हमें हाँ या डिपेंड करता है हम प्रॉम्प्ट उसको कैसा दे रहे हैं और हम कौन सा वर्जन उसका यूज कर रहे हैं, कि हम तो फ्री वाला करते हैं, फ्री वाला इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, ठीक है, और तो इस और ज़्यादा हमें वो घुमा देता है, ठीक है। तो लोगों ने इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े भंड मारे हैं, ठीक है, पूरे लोगों ने मतलब डेटाबेसेस उड़ा दिए चैट जीपीटी की वजह से, उसने बोला कि ये करो, उन्होंने वो करा, चलो डेटाबेस गया, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है ना जो वो बोल रहा है करना नहीं होता, उससे बस समझना होता है, करना खुद ही होता है, ठीक है। उससे बस समझना कि क्या चैट जीपीटी हमारा दोस्त है, हमारे साथ बैठा है, लेकिन इस पर हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। पूछ लिया क्या आप ये बताइए, बोलेगा हाँ पता है, बताओ, और बताएगा, अब आपने जज करना है कि सही बता रहा है गलत बता रहा है, ठीक है ना, हमेशा वो सही नहीं बता सकता। वो तो देखिए कंटेंट वाली चीज ना, कंटेंट वाली और ये हो जाती है, कमांड दे देख के थोड़ी थोड़ी चीजें देख के आप बना उसको समझा देते हैं, बना देते हैं, तो लेकिन एक काम को ना करने के चैट जीपीटी पता नहीं कौन कौन से तरीके ले आएगा, हाँ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जेएस का वर्जन आया 2-3 दिन पहले, अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे नेक्स्ट जेएस 15 का ये बताओ, ठीक है, उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बताएगा कि ऐसा करो, ठीक है ना। तो वो 14 में से निकाल के चीजें बता देगा, ये करो, आप करोगे आपका काम और खराब, ठीक है। तो हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते कि नहीं यार जो ये बोल रहा है सही है। अब तो वेब सर्चिंग भी करता है ना चैट जीपीटी, कर लेता है, वेब से भी निकाल के ले आता है, ठीक है। अब ये ना उसके मॉडल्स के ऊपर है कि कौन सा आप यूज कर रहे हैं, तो कंपनीज में लोगों ने पेड लिए हुए होते हैं तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी ना हम नहीं जाते, क्योंकि ना पेड वाले वर्जन में ना वो क्या करता है, पहले सोचता है फिर बताता है, ठीक है, पहले सोचता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, पहले एनालाइज करता है, थिंकिंग करता है पहले, फिर वो आपको जवाब देता है। इस वाले में पहले आपको दे देता है, फिर सोचता है कि मैंने सही दिया या गलत दिया है बाद में, ठीक है। मतलब ये आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहा है, बस उसको पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है, वो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद कहती है, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडल पेड वाले में है वो ऐसे हैं कि वो सोच के देते हैं आपको, समझ के कि नहीं यार ये सही है, लेकिन उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते भाई कि कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा मिसिंग आइकन क्या है ये, नेविगेशन के अंदर मिसिंग आइकन, देखिए इस तरह के भी इश्यूज आए थे, अनेबल टू रिजॉल्व मिसिंग आइकन, कहाँ पे भाई, नॉट मॉडल नेविगेशन एलिमेंट्स, देखिए आइकन्स के बारे में इसने कुछ बताया, नेगेटिव स्क्रीन्स हमने डाल दी, गेटिंग स्टार्टेड बाय मेन कॉन्सेप्ट ये हमने नेटिव वाली कर दिया था, ये हमने दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। देख लेते हैं जाके इनके ऊपर कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो मिस कर दी हो, ये आ गए नेगेटिव स्क्रीन्स, और इसमें हमने ये सारी चीज़ें खुद होंगी ना,
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए एरर देखने का ये तरीका होता है कि पहले देख लो कि भाई लाइब्रेरी में कुछ मिस तो नहीं किया। हो सकता है कुछ उसने बोला हो कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है या साथ में ये चीज़ भी इंस्टॉल करनी है और हमने मिस कर दी हो। ठीक है, पहले हमने ये देखा और अगर फिर भी कुछ ना मिला तो हमने क्या किया, सिंपल एरर को उठाया और गूगल किया। चैट जीपीटी नहीं किया, पहले गूगल किया। चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल से पहले देख लें स्टैक ओवरफ्लो पे क्या बता रहा है। 10 महीने पहले का इशू। अच्छा 7 साल क्या कर रहा है, देख लेते हैं क्या पता कुछ मिल जाए। ये बोला कैश स्टार्ट रीसेट करो और स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। सही है, कर सकते हैं, चलो कर देते हैं रीसेट। सही है, तो हम क्या करते हैं भाई, ऐप को कर देते हैं इंस्टॉल पहले। ठीक है ना, और इसमें हम कर देते हैं cd android and clean एंड लगाते हैं कि पहले इसमें जाओ और फिर ये दूसरी कमांड चला। सही, ठीक है, ये हो गया। दोबारा से बैक आएंगे और फिर दोबारा से एंड्रॉइड चला देंगे। देखिए हो सकता है चल जाए। और अब हम अगर ये नहीं करते, कैश रीसेट करके दोबारा चला के अनइंस्टॉल करके चेक नहीं करते और हम लग जाते सर्चिंग में चैट जीपीटी में, तो वो हमसे क्या क्या ऐड करवा चुका होता अब तक। ठीक है, आप देखते हैं चलता है नहीं चलता। ठीक है, तो अब क्योंकि रीसेट किया है तो बिल्ड बनने में टाइम लगेगा। सर्वर बंद हो गया मेट्रो वाला, अब मेट्रो सर्वर नहीं चल रहा। सही है, क्रैश हो गया है वो। अच्छा, इसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि यार अब तो चल जाता है, लेकिन फिर भी कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करें ना तो मेट्रो सर्वर बंद कर दिया करें। जावास्क्रिप्ट चल रहा होता है ना, फिर इंस्टॉलेशन किया करें। सर अगर फ्लोट जावा पे बनाए बन जाती है, सही, लोग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें हमारे पास आती है ना तो लोग वो उसको यूज़ करते हैं और आसानी की तरफ जाते हैं कि वही के अब जावा बनाएंगे सिर्फ एंड्रॉइड की बनेगी, इस पर बनाएंगे दोनों की बनेगी। बन ये भी जावा पे रही है लेकिन आपको जावा करनी नहीं पड़ रही। ठीक है ना, तो मतलब फ़ायदा है ना, आपकी ऐप की जो बिल्ड निकलेगी तो जावा पे ही होगी। फिर ऐसा आएगा कि भाई जावा पे नेटिव ऐप बनाई है हमने। ठीक है, तो लेकिन फ़ायदा है ना इसका कि भाई iOS भी बन रही है और आसानी से भी बन रही है चीज़ें। फ्लटर का भी ये सीन है कि भाई उस पर आप बनाते हैं तो वो भी यही करती है, जावा में आपको बना के दे देती है। फ्लटर समझे एक पूरा अपना अलग एक एरिया है। ठीक
ठीक है, जिसमें आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसमें फिर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर ऐप बनाना सीखते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह रिएक्ट नेटिव में आसानी है उसमें भी आसानी है, लेकिन इसमें जिस तरह छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं उसमें भी आते हैं। मार्केट डिमांड दोनों की ही सही है, फ्लटर पे भी काम होता है, रिएक्ट नेटिव पे भी होता है। हाँ, इन दोनों ही है, रिएक्ट नेटिव भी है, फ्लटर भी है। ठीक है, अब इसने देखा बोलेगा कि भाई आपका जो है मेट्रो सर्वर नहीं चल रहा, तो या तो हम अलग से उसको चला दें या फिर दोबारा से बना देते हैं। तो npm स्टार्ट करके इसको चला देते हैं, सही है। ठीक है, रीलोड कर दिया मैंने इसमें, और ये सर्वर चलेगा तो ऐप चल जाएगी हमारी। ठीक है भाई, हमारी ऐप तो चल गई, कुछ आ नहीं रहा नजर ना, क्यों नहीं आ रहा देखते हैं। इसमें हमने इंडेक्स में हमने रखा हुआ है इसको, और इसमें ना हमने शायद इसको पूरा पाथ नहीं दिया, इंडेक्स वगैरह देना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड अनडिफाइंड, क्या भाई चला दे। ब्रिजलेस मोड, ब्रिज यूज नहीं कर रहा है और इनेबल है। ठीक है, चलाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ये पता नहीं क्यों मसला कर रही है, बार बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नेविगेशन कंटेनर दिया हुआ है, होम दिया हुआ है, होम के अंदर हमारे पास स्क्रीन्स में होम है ना, होम डॉट जेएसएक्स, सही है। स्क्रीन आ गई, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, रिटर्न किया हुआ है। नेविगेशन इंपोर्ट में ज़रूरत तो नहीं थी ना, वैसे थी नहीं थी ना, चेक कर लें मतलब। अच्छा, पहले देख लेंगे ऐप चल रही है क्या। हो सकता है ऐप ही नहीं चल रही हो, तो हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे व्यू देके, सही है। ऐप तो चल रही है, इसका मतलब नेविगेशन का मसला है, सही है। ये मसला आता था कि जब आप जो है ना ऐप नेविगेशन को किसी व्यू के अंदर डाल के रख दिया करते थे, लेकिन अभी हमने इसको डायरेक्टली रखा हुआ है नेविगेशन के अंदर, स्टैक डॉट स्क्रीन नेविगेशन कंटेनर। अच्छा देख लेते हैं हमने, क्योंकि अभी यहाँ पे खुद कर दिया, तकरीबन काम वहाँ से कम देखा था ना। ठीक है, हेलो रिएक्ट नेविगेशन पे आए थे और नेविगेशन कंटेनर यूज किया था। अच्छा, स्टैक डॉट नेविगेटर हमने मिस कर दिया, देख रहे हैं। हमने नेविगेशन कंटेनर यूज किया, स्टैक डॉट नेविगेटर हमने यूज नहीं किया, सही है। तो ये हमारा बनता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके स्टैक डॉट नेविगेटर, अब ये चलेगा। ठीक है, यूज नहीं किसका पढ़ने के हम रीलोड कर रहे हैं, तो ये ब्लैक स्क्रीन हो रही है, लेकिन चला देते हैं, खैर ठीक है। तो ये चल गया, हाँ सही है। तो आपने एक चीज नोट की होगी, क्या ऊपर हेडर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, कैसा आया, क्योंकि ये हेडर जो है ना स्टैक नेविगेशन से बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। हटा भी सकते हैं इसको, अपडेट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
ठीक है, तो कस्टमाइजेशन पे भी आते हैं ना, तो इसको ना बिल्कुल जैसे फिग्मा में था ना वैसा कर देंगे, सही है। अच्छा, स्क्रीन नेविगेशन हमारी चल गई, सही है, ज्यादा कुछ नहीं किया, इंस्टॉलेशन की, एंड्रॉइड वगैरह में iOS में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, सिंपली हमने इंस्टॉल किया और नेविगेशन की फाइल में इस तरह हमने नेविगेशन बनाई और यूज कर लिया। अच्छा, अब एक और स्क्रीन बनाते हैं, सही है। इसके अंदर आए, हमने बोला प्रोफाइल डॉट JSX RNFE प्रोफाइल, सही है, और स्क्रीन में हम दे देते हैं स्टैक डॉट स्क्रीन, इसका नेम हम दे देते हैं प्रोफाइल, कंपोनेंट में हम बोल देते हैं इसको प्रोफाइल, सही है। अच्छा, इसकी ना नीड नहीं है वैसे JSX की ना, चल जाएगा वो मेरे ख्याल से, सही है। अच्छा, पहले कौन सी स्क्रीन नजर आएगी? होम, क्यों? ये ऊपर है, सही है। अगर हम प्रोफाइल ऊपर ले आते हैं तो पहले नजर आएगी प्रोफाइल, रीलोड किया, पहले नजर आ रही है प्रोफाइल, होम ऊपर रखेंगे पहले नजर आएगा होम। या फिर हम नेविगेटर को आके इनिशियल स्क्रीन, इनिशियल राउट नेम खुद से बता सकते हैं कि भाई हमने बोला इनिशियल राउट नेम होगा होम, तो ये क्या करेगा, इनिशियली होम को दिखाएगा, क्लियर। अच्छा, इसमें और भी चीजें होती हैं। अब जैसे कि आपने या तो सारी स्क्रीन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन देनी है ना आपने, मतलब मैं चाहता हूं कि जितनी भी स्क्रीन है ना सबसे हेडर हट जाए, सबसे हेडर हट जाए, तो आप देंगे स्टैक डॉट नेविगेटर के ऊपर कि वो सबका पेरेंट है, सही है। क्या क्या देंगे आप? इसमें होते हैं हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस ना, स्क्रीन ऑप्शंस, ठीक है। इसमें आप देंगे हेडर रिमूव कुछ होगा, हेडर शॉन फॉल्स, ठीक है। तो क्या करेगा, हर स्क्रीन से हेडर को रिमूव कर देगा। इसने इससे भी कर दिया होगा, होम से और प्रोफाइल से भी कर दिया। अच्छा, प्रोफाइल की नेविगेशन कर लेते हैं, सही है। हम एक काम करते हैं, होम पे मैं बोलता हूँ इसको एक आइकन लगा देते हैं प्रोफाइल का ना, यूजर का, सही, ये वाला लगा देते हैं, या हमने मटेरियल वाले यूज किए हैं ना, ये वाला लगा देते हैं, चलो सही है। मटेरियल कम्युनिटी वाले किए थे जो कि इसमें है नहीं, ठीक है। तो ऑन डिजाइन के भी कर लेते हैं, कह रहे, सही है। कैसे? ऑन डिजाइन, और इसको कर देते हैं ए आइकन, सही है। टचएबल ओपेसिटी के अंदर रखते हैं आइकन को, आइकन का नेम रखते हैं यूजर, आइकन का साइज रखते हैं 50, ठीक है। देखते क्या दिखता है, ठीक है, ये आ गया यूजर। यूजर पे क्लिक करें तो प्रोफाइल पे चले जाए, सही है। इसके लिए क्या होगा कि आपको ना प्रॉप्स में नेविगेशन मिलेगी, हर स्क्रीन के प्रॉप्स में बाय डिफॉल्ट नेविगेशन मिलेगी, सही है। और नेविगेशन से हमें एक मेथड मिलेगा। अच्छा, प्रॉप्स में कैसे मिली? क्योंकि हमने होम की स्क्रीन को नेविगेशन में ऐड किया हुआ है, नेविगेशन ने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नेविगेशन को डाल दिया होगा, सही। तो हम क्या करते हैं, नेविगेशन डॉट नेविगेट एक फंक्शन है वो यूज करते हैं, सही है। नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें देते हैं आप स्क्रीन का नाम कि किस पे भेजना है। नेविगेशन से हमें मिला नेविगेट का मेथड और उसमें हमने स्क्रीन का नाम दे दिया। चेक करते हैं, मैंने क्लिक किया यूजर पे और ये चला गया प्रोफाइल पे, सही है। हेडर यहाँ पे भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हेडर हमने ग्लोबली हटाया हुआ था कि भाई जितनी भी स्क्रीन से सबसे हेडर हटा दो। किसी एक स्क्रीन पे शो करना है, जैसे मुझे प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे दिखाना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस दे सकते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस है या ऑप्शंस, यहाँ सिर्फ ऑप्शंस होगा, ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस होंगे, सही है। हेडर शॉन,
इसमें कर देते हैं इसको ट्रू। ठीक है, रिलोड करना पड़ेगा या फिर ऊपर वाला एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है ये। अच्छा, अब सब पे दिखा दिया इसने तो, बल्कि हमने होम पे दे दिया, हमें देना कहा था प्रोफाइल पे, क्योंकि प्रोफाइल ऊपर है, प्रोफाइल को नीचे ले आते हैं। सही है, होम से हट गया, प्रोफाइल पे आ गया। अब आप देखिए बाय डिफॉल्ट बैक बटन भी आ गया। क्यों? किसको पता है? क्योंकि हिस्ट्री बन गई है, स्टैक आ गया, पीछे एक स्क्रीन है, उसके ऊपर एक स्क्रीन है। अगर ऊपर एक स्क्रीन होगी, उसके पीछे कोई स्क्रीन होगी ना, तो बैक बटन ये खुद डालता है, ऑटोमेटिकली बैक बटन डालता है। बैक पे क्लिक करके आप दोबारा पीछे जा सकते हैं, बैक बटन चेंज करना हो जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। सही है, आपको कि मैंने कहा नहीं हेडर ना हमें होम पे भी दिखा दो आप। सही है, सब पे दिखा दो हेडर, होम पे भी हेडर आ गया। अब हमारे पास था एक फिग्मा, पिज्ज़ा वाला था ना, तो लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, कर लेते हैं। ये हमारी प्रोफाइल नहीं है, हमने किसी और के प्रोफाइल में काम शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ले जाते हैं अपनी प्रोफाइल में। पिज़्ज़ा ऐप ऐसे आ जा भाई, बगैर लॉगिन करे आ रहा है, आ गया भाई। सही है, तो इसमें हमारे पास है ये चीज़ें। सही है, इसमें हमारे पास एक कार्ड का आइकन और एक है हमारे पास हैमबर्गर और एक है हमारे पास डिलीवर टू होम। सही है, अब ये कैसे बनेगा? या तो आप इसको कस्टम हेडर भी बना सकते हैं अपना खुद, या आप नेविगेशन का हेडर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आइकन कौन सा है? कार्ड का ना। ठीक है, तो हम सेम वाले ना मिले कोई भी लगा देते हैं। सही है, आर्ट डिजाइन का ही लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? सही है, तो हम लगाएंगे होम के ऊपर, ऑप्शंस में जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शंस में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें एक होता है हेडर राइट, हेडर राइट। सही है, अब ये हमसे ना हेडर राइट में कंपोनेंट भी एक्सेप्ट करता है कि आप हेडर राइट पे कोई भी कंपोनेंट दे दो। तो हम क्या करते हैं, आइकन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, 50 बहुत बड़ा इसका साइज जाएगा, तो हम डिफॉल्ट साइज रहने देते हैं और हम इसको बोल देते हैं शॉपिंग कार्ट, इसका नेम होगा। ठीक है, और इसने दे दिया एरर, ये बोल रहा है हेडर राइट जो है वो आपसे कंपोनेंट लेगा, तो आप इसको डायरेक्ट ना दो बल्कि फंक्शन बना के दो। ठीक है, और वो छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं 24। सही है, नजर आ रहा है? ठीक है, या और करना हो तो और कर दें 28। और इसका कलर शलर जो है वो आप देख लें कि भाई इसका क्या है, लेकिन हमने लॉगिन नहीं किया हुआ, कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो कलर आप लगा देना। सही है, अच्छा अब लेफ्ट आइकन हमें चाहिए हैमबर्गर वाला, हैमबर्गर, बर्गर ही आ गया था, हैमबर्गर। मेन्यू, ठीक है, मेन्यू। सही है, आर्ट डिजाइन का ये वाला मेन्यू फोल्ड लगा देते हैं। सही है, मेन्यू फोल्ड और हेडर, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट आ गया। अब हम अपडेट करते हैं टाइटल को, कैसे करेंगे, हेडर टाइटल, हेडर टाइटल सेट। हेडर टाइटल को भी हम बोलेंगे कि भाई आप जो है ना एक कंपोनेंट हो, आप क्या हो, एक कंपोनेंट हो, आपके पास एक व्यू है, एक टेक्स्ट है। ठीक है, और टेक्स्ट में आपने क्या लिखना है, डिलीवर टू,
और नीचे आपने एक और टेक्स्ट बनाना है, उसमें आपने लिखना है डिलीवर टू होम। ठीक है, लिखा हुआ तो आ गया। अब स्टाइल देके इसको थोड़ा सा कस्टमाइज हम कर सकते हैं, कलर दे दिया, पैडिंग दे देते हैं क्योंकि पूरा लग रहा है इसके अंदर चिपका हुआ है बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, अपने व्यू को पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं, थोड़ी सी, कितनी दें, 10 दे देते हैं। सही है, तो ये हमारे पास डिलीवर टू का ऑप्शन आ गया। पैडिंग और बढ़ानी और भी बढ़ा सकते हैं, कलर शलर सब दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि ये सारी चीजें ना कंपोनेंट भी एक्सेप्ट करती हैं हमसे, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अपनी मर्जी का जो भी चाहे स्टाइल दे सकते हैं। अच्छा, अगर हमें कंपोनेंट नहीं देना ना, तो हेडर के काफी सारे और भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे हेडर टाइटल कलर होता है, हेडर बैकग्राउंड होता है हमारे पास, पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया आपने। क्या बोल रहा है भाई, हेडर बैकग्राउंड इज नॉट अ फंक्शन, हेडर बैकग्राउंड इज नॉट अ फंक्शन। हमने कब बोला कि फंक्शन है? हमने बोला? हमने तो नहीं बोला। चलो अच्छा भाई, नहीं दे, हेडर बैकग्राउंड देते हैं, देखते हैं कैसे। हेडर बैकग्राउंड स्टाइल होगा, हेडर बैकग्राउंड कलर हो सकता है, हेडर बैकग्राउंड ठीक है। हेडर बैकग्राउंड इज नॉट अ फंक्शन कहाँ दे दिया? अच्छा, हमने इसको अंदर तो नहीं दे दिया, कहीं अंदर दिया? नहीं, सही तो दिया। इसको अगर रखते हैं टॉप पे, हेडर बैकग्राउंड इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ऑप्शंस में रखा हुआ है, अलग से तो कुछ नहीं आ गया, नहीं। ठीक है, तो हम इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि इसका क्या इन्होंने कर दिया चेंज। रिएक्ट नेविगेशन, तो इसमें कस्टमाइज हेडर की लिए भी इन्होंने एक बनाई हुई डॉक्यूमेंटेशन। हेडर बटन, कॉन्फ़िगरिंग द हेडर बार। ठीक है, स्टाइल, हाँ भाई कैसे देना है स्टाइल, हेडर स्टाइल और फिर उसके अंदर बैकग्राउंड कलर। सही है, हेडर स्टाइल, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा आपसे और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो कलर आप इसको दे दें ये वाला। सही है, देना नहीं है ये वाला, लेकिन कुछ भी दे दें, है तो वैसे वाइट ही जो हम यूआई बना रहे हैं उसका, लेकिन हमने इसको समझने के लिए दे दिया है। सही है, हेडर का कलर भी आ गया। तो हेडर का टाइटल कलर, देखें ये ऑप्शंस आप खोलेंगे ना, बहुत चीजें, हेडर बटन मेन्यू इनेबल, हेडर बैकग्राउंड, हेडर इमेज सोर्स, हेडर बैक टाइटल स्टाइल। बैक टाइटल स्टाइल मतलब उसको कलर शलर दे दें, जो बैक का जो आइकन आता है ना। टाइटल विजिबल रखना है नहीं रखना, ठीक है, ब्लर, ये सारे तो हेडर के हैं। इसके अलावा एनिमेशन कौन रखनी नहीं रखनी, बहुत चीजें। हेडर टाइटल अलाइन, टाइटल को कहाँ रखना है, सेंटर में रख देते हैं। सही है, तो ये सेंटर चले जाएगा बिल्कुल। सही ना, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, होता है ना कुछ सेंटर में भी रखनी होती है चीजें। तो बहुत ऑप्शन है इस टैग के, इससे आप खेल सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना, ऑप्शंस मैंने बता दिए ऐसे होते हैं। अगर आप ऑप्शन की लिस्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ होगी पूरी ना। अब देखिए, जैसे इसने ना स्टेटस बार को भी इसी में लिया हुआ है, ये आई थिंक बाय डिफॉल्ट है iOS के अंदर। टिन कलर तो मेरे ख्याल से क्या होता है देख लेते हैं। देखें, ये तो शायद आइकन्स वगैरह के बोल रहा होगा। हाँ, ये सी टिन कलर यही होते हैं जो होते हैं ना कलर शलर। स्टेटस बार को इसने कैसे कवर किया हुआ है, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अलग से रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट होता है, कौन सा वाला, स्टेटस बार वाला। स्टेटस बार को आप स्क्रीन बाय स्क्रीन या अगर ग्लोबली करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन में नहीं आएगा, ये आप करेंगे स्क्रीन बाय स्क्रीन ही यूज करेंगे इसको।
होम के ऊपर मैं आया, मैंने कहा भाई स्टेटस बार को करो इंपोर्ट और यहाँ पे डाल दो इसको, सही है। तो ये देखो स्टेटस बार का कलर भी वही हो गया जो आपके हेडर का कलर है। ये अच्छा लगता है इस तरह ना, स्टेटस बार भी सेम आ रहा है और वो भी सेम आ रहा है, सही है। तो और भी बहुत कुछ है भाई, देखें यहाँ पे सारे इसके ऑप्शंस होंगे और सारे ऑप्शंस की इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन यकीनन रखी होगी कहीं ना कहीं इन द एपीआई रेफरेंस। एपीआई रेफरेंस ये आ गए भाई सारे ऑप्शन, देखें कितने सारे हैं, ठीक है। सारे यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिक थे जो मैंने बताया ना, हेडर इससे पूरा अपडेट हो गया, ठीक है। कि प्रोफाइल वाले को हमने छेड़ा नहीं था तो वो डिफॉल्ट ही आ रहा है, जो था वो ही आ रहा है। तो स्टैक नेविगेशन क्लियर है। अच्छा स्टैक पे जा किस तरह ये पता चल गया कि भाई हमें प्रॉप्स के अंदर नेविगेशन मिलता है, नेविगेशन डॉट नेविगेट करके हम चले जाते हैं, सही है। अच्छा नेविगेट भी करना है और आगे वाली स्क्रीन पे जिस पर हम जा रहे हैं उसको डेटा भी पास करना है, क्योंकि ये ऐप में ना बड़ा काम आता है। पहले आर्गुमेंट में आपने लिखा स्क्रीन का नाम, दूसरे आर्गुमेंट में आपने दिया डेटा, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यूजर नेम गौस अहमद, तो जब ये प्रोफाइल पे जाए तो साथ में ये यूजर नेम भी लेके चला जाए। अब प्रोफाइल में ये कैसे मिलेगा, प्रोफाइल के अंदर नेविगेशन आपको मिलेगी, नेविगेशन के अंदर की मैं भूल गया क्या थी तो देख लेते हैं, ठीक है ना। कंसोल करवा दिया मैंने इसको, मैं गया प्रोफाइल पे, नेविगेशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सेट पैराम, सेट ऑप्शंस, रीसेट, पुश, गेट पेरेंट, गेट स्टेट होगा, हाँ गेट स्टेट, ठीक है। हाँ सेट ऑप्शंस, अच्छा सेट ऑप्शन बड़ी चीज़ है। सेट ऑप्शन पता है क्या चीज़ है कि आप जो है ना जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ पे सेट की ना, कलर आइकन वगैरह, ये सब आप स्क्रीन के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे, सेट ऑप्शन से, मतलब स्क्रीन के अंदर आपने नेविगेशन डॉट सेट ऑप्शन कॉल किया और वो ऑप्शन जो आप नेविगेशन में ऐड कर रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे आप स्क्रीन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है प्रोफाइल के हेडर में यूज़र का नाम दिखाना हो, कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो ऐसे दिखाते हैं। अच्छा देख लेते हैं इसका ना कि भाई पासिंग पैरामीटर, ये रहा पासिंग पैरामीटर, क्या आपने नेविगेशन डॉट नेविगेट किया, पैरामीटर पास किए, राउट के अंदर मिलते हैं, सॉरी राउट, नेविगेशन से हटके ये राउट, सही है। प्रोफाइल के अंदर राउट और राउट के अंदर पैराम्स, राउट डॉट पैराम्स, ठीक है। कांस्टेंट की स्पेलिंग सही, और हमने किस नाम से भेजा था, यूजर नेम, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ना प्रोफाइल के हेडर में मेरा यूजर नेम नजर आए, सही है। कैसे बोलूँगा, मैं यूज करूँगा एक यूज इफेक्ट। अच्छा यूज इफेक्ट आपको बताया नहीं बताया, ये तो रह गया यार, बताना चाहिए था। खैर पता है इसका ये सीन है कि ये जो मैंने यूज इफेक्ट लिखा है ना, ये एक का हुक है, और ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये इनिशियल कॉल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इनिशियली जब कंपोनेंट लोड हो और कोई काम करना हो ना, कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो ये यूज होता है। इसके अलावा इसको डिटेल समझते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेविगेशन डॉट सेट ऑप्शन, मैंने बताया ना एक फंक्शन होता है हमारे पास सेट ऑप्शंस, ऑप्शन था या ऑप्शंस था, ऑप्शंस था, सही है। हेडर टाइटल, और इसमें हम दे देंगे यूजर नेम, देखते हैं क्या होता है। गौस अहमद आ गया, देखिए सही है, गौस अहमद भेजा कहाँ से था, यहाँ से, सेट है। तो इस तरह आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जब नेविगेट कर रहे हैं ना, तो कुछ पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हैं। वेब में भी होता है ये काम, लेकिन वेब में रिलायबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि ना वेब रिलोड हो जाता है हर पेज पे जाके, ऐप में रिलोड का ऑप्शन ही नहीं होता। ऐप में आप रिलोड करेंगे ऐप को तो ऐप शुरू से खुलेगी,
ठीक है ना। तो ये पैरामीटर्स का ना ऐप में बड़ा काम होता है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को आप पैरामीटर पास करते हैं, फिर उससे आगे वाली को करते हैं। तो हर जगह ये पैरामीटर जो है ना ये कंसिस्टेंट होते हैं, ये रिमूव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रीलोड नहीं हो सकता, और अपनी जो राउटिंग हिस्ट्री है वो हमेशा रहती है कि जब तक रीलोड नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से ये पैरामीटर्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कोड ये किस लिए किया? नेविगेशन ऑप्शन, जो ऑप्शन नेविगेशन की फाइल में सेट किए थे वो आप किसी स्क्रीन में जाके भी कर सकते हैं। सही। डायनेमिकली अपडेट करना हो ना किसी स्क्रीन को, हो सकता है प्रोफाइल पे हेडर का कलर अलग दिखाना हो सकता है ना, तो कैसे चेंज होगा? ऐसे चेंज होगा, यहाँ से ऑप्शन सेट हो जाएंगे। इसी तरह हर स्क्रीन पे जाके ऑप्शंस अलग अलग सेट कर सकते हैं आप। सर अगर आप डायरेक्ट यूजर नेम टेक्स्ट के उसमें लिख देते हाँ तो वहाँ यहाँ जाता, ठीक है। यूजर नेम अगर आप यहाँ लिख देते, इसको थोड़ा सा ना हम क्या करते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, स्टाइल फॉन्ट साइज यहाँ जाएगा, ठीक है ना। मतलब स्क्रीन को मिल गया है और पूरी स्क्रीन में कहीं पर भी उसको यूज करें। सेट है? क्लियर? सर अगर ट्रिगर करवाना हो किसी बटन पे कि जब शो हो तो वो फिर जैसे हम कोई भी वेरिएबल स्टेट पास कर देते हैं एरेस में, फिर स्टेट बनाओ ट्रू फॉल्स के बेस पे शो करवा दो। अच्छा, तो स्टेट नेविगेशन पढ़ा दिया ना, तो अब आप जो बना रहे हैं ना एसएमआईटी वाला जो काम, उसमें ये यूज करें स्टैक नेविगेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्योंकि शुरू में हमारी आबादी कम थी, मैं तो ऐसे मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा काम करते हैं क्लास को मर्ज करते हैं कहीं पे, तो भाई आ जाया करो टाइम से, ताकि कोशिश करके जितना जल्दी हो सके हम मर्ज करने के बजाय ना, मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ के खत्म करें। क्या ख्याल है? रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ज़्यादा स्पीड मार दी तो दोबारा वॉच कर लेना, सही है ना। तो मैं ये थोड़ा चाह रहा था कि यार नहीं, वरना बराबर में मर्ज कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव चल रही है अभी, बराबर वाली क्लास में हमारे पास रिलेटिव चल रही है। ठीक है, चलिए आप बता दें। वहाँ पे एक फायदा ये होगा कि आप बैकएंड में पढ़ लेंगे। क्या करें? सर आप पढ़ा यही पढ़ाते हैं तो फिर जो है ना अटेंडेंस चाहिए भाई, अटेंडेंस चाहिए होगी, अटेंडेंस नहीं आएगी ना तो फिर मर्ज करना पड़ेगा मजबूरन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या अटेंडेंस होती है तो उस बेस पे, क्योंकि समझ लें आप आज है 29 ना, तो हमारी एक क्लास 2 क्लास, तो हम जो है ना नवंबर 26 को ख़त्म कर देते हैं। सही है? हो जाएगा सर? हो जाएगा, सही है सर। अच्छा आराम से हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा टाइम है। सर एक बार वो सारे मतलब यूज स्टेट यूज इफेक्ट जो हमें यूज करना है, यूज स्टेट तो हमने सीख लिया था, ठीक है। हाँ, यूज इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला सीख लेंगे। और इसके अलावा जो रिएक्ट के हुक है ना, वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, मेमोराइजेशन के लिए यूज होते हैं, मेमोराइजेशन होती है ना, मतलब कंपोनेंट की ना रिरेंडरिंग बहुत होती है रिएक्ट में, लेकिन ना पता है क्या है, पढ़ के फायदा नहीं है। अब रिएक्ट की ना, रिएक्ट का वर्जन 19 आया है, तो उसमें ना सारी चीज़ें खत्म हो रही है, ठीक है ना, कि सारी चीज़ें ना एक हुक में कवर हो जाएंगी, 2 हुक में कवर हो जाएंगी। सही है? तो इस वजह से, लेकिन एक कॉन्सेप्ट में दे दूंगा कि यार ये हुक थे, इसलिए यूज होते थे, और पुरानी चीज़ें भी बहुत हैं। समझे? अभी हमने यूज इफेक्ट यूज किया ना, ये यूज इफेक्ट ये कितना है? एक है, एक फंक्शन है। पहले तकरीबन 8-10 फंक्शंस यूज होते थे इस काम में, एक काम के लिए, क्लास कंपोनेंट के अंदर, ठीक है ना। तो इसको ना लाइफ साइकिल इवेंट्स बोलते हैं। कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है, इसको लाइफ साइकिल इवेंट्स बोलते हैं हम, कि कंपोनेंट कब शुरू हुआ, कब अपडेट हुआ, कब खत्म हुआ, ठीक है। तो वो सारे 7-8 फंक्शन एक ने कवर कर लिए। तो इस तरह भी अपडेट आएगी, और देखिए आपने एक पढ़ लिया, दूसरा पढ़ सकते हैं आप, आपको पता चल गया। अब इसमें होता है एक हुक यूज मेमो। यूज मेमो पता है क्या करता है? अच्छा, रिएक्ट ने आपको बोला हुआ है कि भाई जब भी स्टेट अपडेट होगी, कोई भी स्टेट आपने बनाई है, अगर जब भी स्टेट अपडेट होगी मुझे रीरेंडर होना है, सिंपल आपको उसने बोला हुआ है।
और प्रॉप्स अपडेट होगा तो भी रीरेंडर होना है, ठीक है ना। प्रॉप्स अपडेट होने पे रीरेंडर नहीं, क्योंकि प्रॉप्स तब अपडेट होगा कि इसका पेरेंट अपडेट होगा, पेरेंट अपडेट होगा तो चाइल्ड भी होगा। बेसिकली प्रॉप्स पे रीरेंडर नहीं, प्रॉप्स पे लॉजिकल रीरेंडर हो रहा है कि भाई पेरेंट अपडेट हुआ तो प्रॉप आया ना, और पेरेंट रीरेंडर होगा तो चाइल्ड भी होगा, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट के अंदर यूज हो रहा है। तो अगर एक कंपोनेंट में हमने 10 कंपोनेंट एज अ चाइल्ड यूज किए हैं और पेरेंट वाला कंपोनेंट की स्टेट अपडेट हुई तो सारे 10 के 10 दोबारा से रीरेंडर होंगे, लेकिन हमें नहीं करना, 10 रीरेंडर होने का कोई फायदा नहीं ना, जरूरत ही नहीं थी। तो इसको रोकने के लिए यूज मेमो का होके जो हम यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं कि भाई जब जरूरत पड़े जब रीरेंडर हो, अदरवाइज आप रीरेंडर नहीं हो, सही है। तो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास ना हुक्स पे रख लेते हैं, सही, हुक्स देखते हैं। और सॉकेट तो बैकएंड का पार्ट है ना सर, फ्रंट में भी यूज फायरबेस पढ़ाएंगे, फ्रंट एंड पे तो इजी है, मसला नहीं है, थोड़ी बहुत बता देंगे, सही है। तो थोड़ा सा लेट करें, ठीक है भाई। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक सर आपके आए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपके एथिक्स की क्लास है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड डोनेशन की कैंपेन भी चल रही है शायद, तो शायद अभी वो आपको आके थोड़ा बता भी दें। तो जो कोई भी देता है आप में से, ये नहीं देता, फ़ायदा है देने का, पता है आपको ऑलरेडी, बल्कि और वो बता भी देंगे। तो जो कुछ भी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है सर।